आज हम दोस्त क्लास 12th में आया हुआ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आते दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा बोलता है कि एक इंपॉर्टेंट मेथड बताइए जिसकी मदद से हम लोग ईथर को तैयार कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर है हमारा दोस्त ऊर्ज रिएक्शन। हम लोग जानते हैं कि ऊर्ज रिएक्शन की मदद से हम लोग एल्केन बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ऊर्ज रिएक्शन हमारा सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी है हमारा विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस की मदद से हम लोग दोस्त ईथर का फॉर्मेशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी विलियमसन सिंथेसिस फुल एचपी में सही है। अब हम दोस्त नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है जो बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंपाउंड स्टीम वोलेटाइल है। तो सबसे पहले जानेंगे देखिए स्टीम वोलेटाइल क्या होता है। जब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो उसी को बोलते हैं स्टीम वोलेटाइल। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हमारा स्टीम वोलेटाइल कंपाउंड है। तो 9 का ऑप्शन नंबर ए ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हमारा फुल एचडी में सही है। लेकिन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ही क्यों सही है, आइए उसके एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्त ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा दोस्त बेंजीन का रिंग, 6 कार्बन का साइक्लिक चेन और पाई बॉन्ड होता है अल्टरनेट पोजीशन पर, तो उसको बोलते हैं बेंजीन का रिंग। बेंजीन के रिंग पर लगा हुआ है अल्कोहल, तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोलते हैं फिनॉल। और फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा है। तो ये हो गया हमारा नाइट्रोजन, और नाइट्रो ग्रुप के पास 2 ऑक्सीजन होता है। तो ये हो गया हमारा पहला ऑक्सीजन और ये हो गया हमारा दूसरा ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन इस नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। अब ये नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर बन गया दोस्त कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब यहाँ पर दोस्त हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए हाइड्रोजन के आगे फ्लोरीन ऑक्सीजन चाहे नाइट्रोजन एटम होना चाहिए, और हाइड्रोजन के पीछे फ्लोरीन ऑक्सीजन चाहे नाइट्रोजन एटम होना चाहिए। तो वैसे हालातों में वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो हाइड्रोजन के आगे ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन के पीछे ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर बनने वाला बॉन्ड हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर हमारा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड भी 2 प्रकार का होता है। अगर 2 अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन अगर सेम मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देख सकते हो फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पर आने वाला नाइट्रो ग्रुप और अल्कोहल ग्रुप के बीच ही हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पर बनने वाले हाइड्रोजन को बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड जो सेम मॉलिक्यूल में बनता हो उसको इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अब दोस्त ये जो कंपाउंड है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। अब हम दोस्त ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल को हीट करते हैं। तो
तो जैसे हम दोस्त ये हो गया हमारा हीट करने वाला इंस्ट्रूमेंट। मान लीजिए कि हम लोग ऑर्थोनाइट्रोफिनोल को क्या कर रहे हैं, हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल को जैसे हीट एनर्जी देंगे तो अल्कोहल और नाइट्रो ग्रुप के बीच बनने वाला इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तुरंत ही हमारा डिसोसिएट हो जाएगा। इसलिए ऑर्थोनाइट्रोफिनोल हमारा स्टीम वोलेटाइल कंपाउंड है। इसलिए हमारा दोस्त क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए ऑर्थोनाइट्रोफिनोल फुल एचपी में सही है। अब हम दोस्त नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्त क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा बोलता है दोस्त निम्नलिखित में से किसके पास सबसे ज्यादा अम्लीय गुण है, मतलब एसिडिक कैरेक्टर है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर उस कंपाउंड के पास होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्त मेरे पास 4 ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल हमारा फुल एचपी में सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी ही क्यों सही है उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए में हमको दिया गया ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। तो सबसे पहले हम दोस्त ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारा ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। तो ये हो गया बेंजीन का रिंग, बेंजीन के रिंग पर लगा हुआ अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। तो ये बन गया फिनोल और फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पर लगा दिए नाइट्रो ग्रुप। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। अब हम दोस्त ऑप्शन नंबर बी में आते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा दोस्त पैरानाइट्रोफिनोल। तो अब हम लोग पैरानाइट्रोफिनोल का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी में बनाया पैरानाइट्रोफिनोल। ये हो गया बेंजीन का रिंग, बेंजीन के रिंग पर लगा दिए अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। तो ये बन गया फिनोल और फिनोल के पैरा पोजीशन पर लगा दिए नाइट्रो ग्रुप। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हो गया पैरानाइट्रोफिनोल। अब हम दोस्त ऑप्शन नंबर सी में आते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा 2,4-डाइनाइट्रोफिनोल। तो अब हम दोस्त 2,4-डाइनाइट्रोफिनोल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो गया, ये हो गया बेंजीन का रिंग, बेंजीन के रिंग पर लगा दिए अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। तो ये बन गया हमारा फिनोल और फिनोल के 2 और 4 पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगाना। तो ये हो गया हमारा 2 पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप और ये हो गया हम 4 पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा दिए। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हो गया 2,4-डाइनाइट्रोफिनोल। अब दोस्त नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। तो अब हम लोग 2,4,6 अब हम दोस्त 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। ये हो गया बेंजीन का रिंग, लगा दिया अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। तो ये बन गया फिनोल, फिनोल के ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर लगा दिए नाइट्रो ग्रुप। तो फिनोल के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर लगा दिए नाइट्रो ग्रुप दोस्त। इस कंपाउंड का नाम है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। अब हम लोग दोस्त भली भांति जानते हैं ये जो नाइट्रो ग्रुप है वह इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप जितना ज्यादा होगा उतना जल्दी फिनोल से ये हाइड्रोजन H+ में डिसोसिएट होने का टेंडेंसी बढ़ जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर दोस्त 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल में इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप, एक ग्रुप नाइट्रो है, ये दूसरा नाइट्रो है, ये तीसरा नाइट्रो है। इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप को दोस्त EWG ग्रुप बोलते हैं।
ये हमारा दोस्त EWG ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्त 246 ट्राइनाइट्रोन में इलेक्ट्रॉन खींचने वाले तीन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। अब हम लोग ऑप्शन नंबर बी में आते हैं। ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हो दोस्त यहाँ पर 2 नाइट्रो ग्रुप है मतलब इलेक्ट्रॉन फिनोल से इलेक्ट्रॉन खींचने वाला 2 ग्रुप है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। अब ऑप्शन नंबर बी में आते हैं दोस्त। ऑप्शन नंबर बी ले सकते हैं कि फिनोल के पैरा पोजीशन पर नाइट्रो लगा हुआ है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला एक ग्रुप है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। फिर ऑप्शन नंबर ए में आते हैं। ऑप्शन नंबर देख सकते हो फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला एक नाइट्रो ग्रुप है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हमारा एक पीस है। तो जिस कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप ज्यादा होगा उसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए और बी में इलेक्ट्रॉन खींचने वाला हमारा एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। अब हम लोग ऑप्शन नंबर सी और डी में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला 2 ग्रुप है और ऑप्शन नंबर डी में इलेक्ट्रॉन खींचने वाला 3 नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी 246 ट्राइनाइट्रोफिनोल हमारा फुल एचपी में सही होगा। अब हम लोग दोस्त नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा बोलते हैं दोस्त निम्नलिखित में से कौन सा रिएक्ट करेगा तेजी से SN2 रिएक्शन में। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा दोस्त कि ये SN2 रिएक्शन क्या है। देखिए दोस्त जब हमारा केमिकल रिएक्शन सिंगल स्टेप में होता है तो उसी को बोलते हैं SN2 रिएक्शन। और SN2 रिएक्शन में हम लोग जानते हैं दोस्त कि 1 डिग्री हैलाइड SN2 रिएक्शन में हमारा दोस्त ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी in SN2 रिएक्शन में रिएक्टिविटी का ऑर्डर हमारा होता है दोस्त 1 डिग्री हैलाइड मोर रिएक्टिव होता है 2 डिग्री हैलाइड से और 2 डिग्री हैलाइड हमारा मोर रिएक्टिव होता है हमेशा 3 डिग्री हैलाइड से। तो अब हम लोग ऑप्शन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए हमारा दोस्त मिथाइल क्लोराइड। तो हम लोग जानते हैं कि मिथाइल क्लोराइड हमारा 1 डिग्री हैलाइड है, तो मिथाइल क्लोराइड हो गया हमारा दोस्त 1 डिग्री हैलाइड। फिर देख सकते हो दोस्त नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। देखिए दोस्त आइसोप्रोपाइल क्लोराइड हमारा 2 डिग्री हैलाइड है 2 डिग्री हैलाइड। अब ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड 2 डिग्री हैलाइड कैसे, सो यहाँ पर देखिए इसको पहचानने का शॉर्टकट तरीका दो। जिसके पास ClCl ग्रुप होता है वो हमारा 2 डिग्री हैलाइड होता है और जिसके पास CH2Cl ग्रुप होता है वह हमारा 1 डिग्री हैलाइड होता है और जिसके पास CCl होता है वह हमारा 3 डिग्री हैलाइड होता है। तो यहाँ पर ClCl है दोस्त इसलिए आइसोप्रोपाइल क्लोराइड हमारा 2 डिग्री हैलाइड है। इसको पहचानने का एक और तरीका है हमारे पास, एक और तरीका है हमारे पास सिंगल बॉन्ड CS तो सिंगल बॉन्ड C की ये हो गया हैलोजन। तो हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो जब अल्फा कार्बन से 2 कार्बन डायरेक्टली जुड़े हुए हो तो उसको बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन
और 2 डिग्री कार्बन पर जब हैलोजन ग्रुप लगा होता है तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग 2 डिग्री हैलाइड कहते हैं। अब हम लोग ऑप्शन नंबर सी में आते हैं। ऑप्शन नंबर सी है हमारा मिथाइल आयोडाइड। अगर मिथाइल आयोडाइड को डिसोसिएट कीजिएगा तो HCH2I में डिसोसिएट कर सकते हैं। तो अभी भी बोले जिसके पास CH2I ग्रुप होता है वो हमारा 1 डिग्री हैलाइड है। यहाँ पर दोस्त मिथाइल आयोडाइड भी हमारा 1 डिग्री हैलाइड का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर हम लिख दिए 1 डिग्री हैलाइड। अब ऑप्शन नंबर डी में आते हैं दोस्त। ऑप्शन नंबर डी में देख सकते हैं हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन है और ये अल्फा कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो अल्फा कार्बन हमारा 3 डिग्री कार्बन है और 3 डिग्री कार्बन पर लगा हुआ हैलोजन, इसलिए इस ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा 3 डिग्री हैलाइड का एग्जांपल। तो हम लोग जानते दोस्त SN2 रिएक्शन में मोर रिएक्टिव होता है 1 डिग्री हैलाइड। यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी हमारा 3 डिग्री हैलाइड है। 3 डिग्री हैलाइड तो लेस रिएक्टिव है। ऑप्शन नंबर सी एक हमारा 1 डिग्री हैलाइड है और एक ऑप्शन नंबर ए भी हमारा 1 डिग्री हैलाइड। अब तो यहाँ गड़बड़ हो गया कि 1 डिग्री हैलाइड मोर रिएक्टिव है, 2 ऑप्शन हमारा 1 डिग्री हैलाइड है। तो अब उसके बाद हम लोग दोस्त गुड लिविंग ग्रुप चेक करेंगे। मिथाइल क्लोराइड में यहाँ पर क्लोराइड ग्रुप है, मिथाइल आयोडाइड में यहाँ पर आयोडाइड ग्रुप है। तो हम लोग जानते हैं कि आयोडाइड ग्रुप हमारा गुड लिविंग ग्रुप है, मतलब अच्छा छोड़ के जाने वाला ग्रुप है। तो मिथाइल आयोडाइड में आयोडाइड गुड लिविंग ग्रुप होने की वजह से SN2 रिएक्शन में मोर रिएक्टिव होगा हमारा मिथाइल आयोडाइड। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी मिथाइल आयोडाइड फुल एचपी में सही है। और दोस्तों नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्त निम्नलिखित में से किसके पास सबसे ज्यादा डायपोल मूवमेंट है। देखिए दोस्त सबसे पहले जानेंगे डायपोल मूवमेंट होता है क्या। तो डायपोल मूवमेंट को देखिए दोस्त ये हो गया कंप्लीट हेडेड एरो और कंप्लीट हेडेड एरो में यहाँ पर क्रॉस का साइन लगा देंगे तो ये हो जाएगा डायपोल मूवमेंट का सिंबल। और हम लोग जानते हैं कि डायपोल मूवमेंट एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी क्या है, तो एक ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो उसको वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है। तो अब ये डायपोल मोमेंट हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो डायपोल मोमेंट को कैलकुलेट करने का एक हम लोग के पास दोस्त हॉट ट्रिक है। वह ट्रिक हमारा क्या है, तो देखिए दोस्त ट्रिक है हमारा डायपोल मोमेंट का सिंबल होता है म्यू। तो म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्लोरो ग्रुप। अगर क्लोरो ग्रुप कम होगा तो डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 में हमारे पास है एक क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास है 2 क्लोराइड और ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास है 3 क्लोराइड और ऑप्शन नंबर डी में हमारे पास है 4 क्लोराइड। तो डायपोल मोमेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्लोराइड का। इसका मतलब हो गया कि अगर क्लोरीन का संख्या कम होगा तो डायपोल मोमेंट हमारा ज्यादा होगा। तो सबसे कम डायपोल मोमेंट ऑप्शन नंबर ए मतलब 1 क्लोराइड में। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए मिथाइल क्लोराइड फुल एचडी में सही होगा, क्योंकि डायपोल मोमेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्लोराइड। क्लोराइड का संख्या कम है तो डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए हमारा दोस्त मिथाइल क्लोराइड फुल एचडी में करेक्ट। अब हम दोस्त नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। उसके पहले दोस्त एक मस्त शायरी सुनाते हैं कि जाओ ना छोड़कर तुम यूं मुझे, अभी अभी दिल भरा नहीं है, अभी अभी तो तुम आई हो और अभी अभी तुम्हें जाना है।
और दोस्त नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा बोलता है दोस्त कि जब हाइड्रोजन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनता है। तो होने वाला रिएक्शन किसका एग्जांपल है? तो होने वाला रिएक्शन हमारा दोस्त जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। हम दोस्त नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा दोस्त क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा बोलता है कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का यूनिट होगा। तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट होगा हमारा दोस्त ऑप्शन नंबर सी, पर मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 15 को ऑप्शन नंबर सी फुल एचपी में करेक्ट है। और दोस्त नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा दोस्त क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा बोलता है दोस्त कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस किससे संबंधित है? तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हमारा दोस्त दो प्रकार का है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हमारा दो प्रकार का, एक है फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जिसे बोलता है कि W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q का। फिर एक है हमारा फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो फैराडे सेकंड लॉ हमारा बोलता है दोस्त W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। तो ये हमारा हो गया फैराडे का फर्स्ट लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ, और W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E हमारा सेकेंड लॉ, मतलब फैराडे सेकेंड लॉ में पढ़ते हैं। अगर इसको लैंग्वेज में बोलेंगे तो लैंग्वेज में वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पासेस थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, देन इट इज नोन एज फैराडे फर्स्ट लॉ। फैराडे सेकेंड लॉ हो जाएगा weight of substance deposited at electrode is directly proportional to the equivalent weight of the electrolyte। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होगा। ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो रिलेटेड है वो फैराडे सेकंड लॉ की इक्वेशन से रिलेटेड मिल रहा है, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। अब दोस्त ये इलेक्ट्रोलिसिस क्या है मन में ख्याल आता होगा। देखिए जब इलेक्ट्रिक करंट को प्रोवाइड करके किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को डिसोसिएट करते हैं तो होने वाले प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। अब हम दोस्त नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहुंचते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा दोस्त क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा बोलता है कि एक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाता है कब? ठीक है दोस्त, सबसे पहले जानेंगे मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है। तो एक मोल सब्सटेंस को तोड़ने के लिए बाहर से जितना इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई करते हैं उसी को हम दोस्त मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी तब बढ़ेगा, मतलब एक मोल सब्सटेंस का डिसोसिएट होने का टेंडेंसी तब बढ़ेगा जब बाहर से पानी मिलाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए डाइल्यूशन इंक्रीजेज फुल एचपी में करेक्ट है। अब हम दोस्त नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं, मतलब नेक्स्ट एग्जांपल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्त क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा बोलता है कि कितना कूलम इलेक्ट्रिसिटी जरूरी है एक मोल डाइक्रोमेट आयन को रिड्यूस करने के लिए जब वह एसिडिक मीडियम में पाया जाता है तब। तो हमको दिया गया दोस्त डाइक्रोमेट आयन, जिसका फॉर्मूला है Cr2O7 2-। डाइक्रोमेट आयन के रिडक्शन से Cr3+ बनता है क्रोमियम आयन। तो सबसे पहले हम दोस्त एलिमेंट को बैलेंस करते हैं। यहाँ पर 2 क्रोमियम है और यहाँ पर 1 क्रोमियम है, तो क्रोमियम को बैलेंस करने के लिए 2 से गुना कर दीजिए।
यहाँ पर 7 ऑक्सीजन है, लेकिन इधर एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो जिधर कम ऑक्सीजन होता है उधर उतना ही वाटर जोड़ते हैं। इधर 7 ऑक्सीजन कम है तो यहाँ पर 7 वाटर जोड़ दिए। अब 7 में 14 हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पर 0 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H प्लस जोड़ते हैं। तो यहाँ पर 14 हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ पर 14 H प्लस जोड़ेंगे। अब जाते जाते दोस्त चार्ज को बैलेंस करते हैं। यहाँ पर देख सकते दोस्त 2 माइनस है, अब 14 प्लस है, तो 14 प्लस में अगर 2 माइनस चल जाएगा, इधर बच गया मेरा 12 प्लस, इधर देखते तो 3 यूनिट 6 प्लस, इधर है हमारा दोस्त 6 प्लस। तो अगर इधर से हम 6 प्लस हटाते हैं तो यहाँ पर भी 6 प्लस हटने के बाद फिर भी 6 प्लस बच जाता है। तो 6 प्लस को 0 के बराबर करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। यहाँ 6 प्लस ज्यादा तो 6 माइनस ज्यादा लाएंगे, तो माइनस लाने वाले इलेक्ट्रॉन है तो 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करवा देंगे। तो यहाँ पर हम भली बात जान रहे दोस्त, 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 6 फैराडे, और 6 फैराडे 6 के लिए 6 लिख दिए, और 1 फैराडे का मतलब हो गया 96,500 कूलम। तो जब डाइक्रोमेट आयन में 14H प्लस और 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करके बाद 2 मोल क्रोमियम आयन और 7 मोल वाटर में बदल जाता है। जब हम लोग 6 × 96,500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करते तब डाइक्रोमेट आयन का रिडक्शन होकर क्रोमियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी 6 × 96,500 कूलम फुल एचडी में करेक्ट है। तो इस तरह हमारा दोस्त ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हुआ। तो दोस्त चिते की चाल, दास की नजर और हिमांशु कुमार के सॉल्यूशन पर कभी शक नहीं कर सकते।